Hey guys, what's up? I hope you all are doing well. So, today we will discuss the part 4 of our series inflation. Okay, so let's start. So, what is CPI combined? It is for all India, okay, for rural, urban, and for rural and urban, okay. It was computed by the CSO, that is Central Statistic Office under MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. It is based on the weighted average of the commodities. Okay, just remember this thing, weighted average of the commodities. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2019 में आइटम्स का क्या वेट है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस आइटम्स को कितनी कितनी वेटेज दी, तो सबसे ज़्यादा वेटेज थी फूड एंड बेवरेजेस। जाहिर सी बात है ना, जो चीज़ ज़्यादा जरूरी है उसको ही सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे। खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, खाने के बाद आता है घर, हाउसिंग, हाउसिंग को 10.07% दी। उसके बाद आता है सर फ्यूल एंड लाइट, ओके। उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवेयर, और लास्ट में आते हैं आपके पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, ओके। तो याद रखना, इसकी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट शेयर, ओके। उसके बाद आता है सर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरबीआई ने 2014 में डब्ल्यूपीआई की बजाय सीपीआई कंबाइंड चूज किया, ठीक है। उसके क्या कारण थे ये हम पढ़ेंगे। वाई आरबीआई स्वैप फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू सीपीआई फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मॉनिटर करने के लिए आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में क्यों कन्वर्ट किया, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये है, आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू सीपीआई इन 2014. RBI adopts CPI combined as a key measure of inflation. RBI decided to calculate inflation from consumers end instead of manufacturers end. RBI चाहता था कि भी कंज्यूमर एंड से कैलकुलेट करें इन्फ्लेशन, क्योंकि कंज्यूमर एंड ही जो है ना रियल सिचुएशन बता पाएगा ना कि कितनी क्या कहते हैं, कितनी ज़्यादा महंगाई हुई है कंज्यूमर एंड पे, ओके, बजाय कि मैन्युफैक्चर एंड पे। तो कारण क्या थे WPI टू CPI में कन्वर्ट करने के? पहला तो यह, इट वाज रिकमेंडेड बाय द अरिजीत पटेल कमेटी। आपको पता ही होगा इसके बारे में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग अरिजीत पटेल कमेटी ने बताई थी कि 6% इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ±2 रहना चाहिए, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद WPI इज इनसफिशिएंट, इट स्किप्स द सर्विसेज। आपको पता ही होगा कि WPI सर्विसेज नहीं कंसीडर करता, ठीक है, और जबकि CPI सर्विसेज कंसीडर करता है, ओके। सो वाइल CPI मेजर प्राइस चेंजेस इन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन। दैट्स वाई CPI इज नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया था कि CPI कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर, ओके। और CPI अकाउंट्स फॉर अराउंड 60%, सॉरी, सर्विसेज अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ GDP। सर्विसेज का 60% शेयर है हमारे GDP में, ठीक है। तो इसलिए सर्विसेज को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कारण ये थे, CPI गिव्स जनरल आइडिया ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस ड्रिवन बाय द कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई, ओके। And CPI is the better indicator of inflation for guiding monetary policy decision and interest rate decision. That's why CPI takes into account all the economic realities including taxes एंड प्रॉफिट्स ऑफ ऑल मिडलमैन, ठीक है। इसमें आपके टैक्सेस भी आ जाएंगे और प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे, ये सब चीज़ें। इसलिए CPI इज़ अ बेटर मेजर एज कम्पेयर टू WPI, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड टू कंप्यूट इन्फ्लेशन फॉर RBI पॉलिसीज। अब आप सिंपल सा लॉजिक लेमन टर्म्स से समझो ध्यान से कि भाई RBI को क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी पॉलिसी के लिए कि उसको इन्फ्लेशन कंप्यूट करनी पड़ती है। सिंपल सा लॉजिक है सर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन कब होती है? जब व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई लेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। और RBI का काम क्या है? RBI का काम है इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। सिंपल सा लॉजिक है ना। RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए उसको जरूरत पड़ती है इन्फ्लेशन को कंप्यूट करने की, ठीक है। तभी उसको पता चलेगा ना, तभी वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है कि उसको पता चलेगा कि मनी सप्लाई बढ़ी है या घटी है, उसी हिसाब से, ठीक है, वो अपनी पॉलिसीज में रेट ऊपर नीचे कर सकता है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी थ्रू वेरियस टूल्स लाइक CRR, SLR। Increase in money supply led to inflation, okay, as I already told you. So RBI must know about the inflation so that it would apply its monetary policy measures, okay. Therefore inflation is like a feedback for RBI. That's why RBI, there is a need to compute the inflation for RBI policies, okay. Very simple.
उसके बाद है सर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब क्या है सर? नाम से क्लियर है ना कि इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करना। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कौन करता है? सर मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती क्या है? इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स फॉर मेंटेनिंग प्राइस लेवल एट अ सर्टेन लेवल और विद इन अ रेंज। ओके, एक रेंज के अंदर, मतलब सर्टेन रेंज के अंदर, सर्टेन लेवल के अंदर डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अंडर आरबीआई एक्ट 1934, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इन टर्म्स ऑफ सीपीआई once in every 5 years in consultation with the RBI. In consultation with RBI. Okay. Management of monetary policy and the express objective of inflation targeting is the responsibility of the RBI. Okay, ensuring price stability through inflation targeting is a legal responsibility. ये legal responsibility है RBI की since 2016. Okay. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ये चैप्टर ऐड हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 में थ्रू द फाइनेंशियल बिल 2016 फॉर डिटेलिंग द ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, सिंपल से आपसे पूछ सकते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है सर इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है सर? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है वो बताएंगे अभी, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। सिचुएशन अराइजेज, इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ लेते हैं क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी को रोजगार मिला हुआ है, यानी इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज। जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो सारे प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं एंड देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी। और अब कुछ जरूरत नहीं है इंप्रूवमेंट करने की, यानी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक तो मिनिमम है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट में तो सबसे पहले यही चीज होगी ना, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम है। सेकंड, प्राइसेस इन इकोनॉमी आर स्टेबल, रिसोर्सेज आर वर फुली यूटिलाइज्ड एंड नो शॉर्टेज इन इकोनॉमी। अब पढ़ते हैं इसमें इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, हाउ दिस सिचुएशन राइजेज। ये सिचुएशन कैसे बनती है? अब सपोज करो इकोनॉमी एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है अपने, यानी कि सब रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी यूज करती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग, और कब करती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? इस दौरान, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, यानी इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम लेवल, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कांट बी इंक्रीज्ड फर्दर। यानी गुड्स ऑलरेडी रिसोर्सेज अपने ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहे हैं, तो अभी इस टाइम और ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हम। देयरफॉर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर करेगी इस दौरान, ओनली लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विद इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई लीड टू इन्फ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशन, जिस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आएगा और इन्फ्लेशन आएगी। ओके, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, उसके बाद आता है सर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में। इट शोज द ग्रोथ रेट ऑफ इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि कितना ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इंडस्ट्री ग्रुप का। ओके, कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय द सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर मॉस्पी, और पेपर में डीआईपीपी भी दे सकते हैं, ये डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, सॉरी। मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, बेस ईयर होता है 2011-12। ओके, कंपोजिट इंडिकेटर इट मेजर ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर, जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, यूज बेस्ड सेक्टर जैसे बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता ही होगा, जिसका 40% वेटेज है आईआईपी निकालने में, ठीक है। आईआईपी में 40% वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की होती हैं। ये कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनकी वेटेज लिखी हुई है, आप इनकी वेटेज याद कर लेना किसका कितना शेयर है। सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद स्टील का, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड लास्ट में फर्टिलाइजर्स। ओके, कितनी वेटेज दी है अभी पढ़ेंगे कि ग्रोथ रेट में कितनी परसेंटेज है कौन से सेक्टर की, इन 8 कोर सेक्टर्स की। सबसे ज़्यादा सीमेंट की, ओके, ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन,
उसके बाद कोल, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, एंड लास्ट वन इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की -4.1 है, याद रखना ये चीज़। ये 2019 का है, 2018-19 का। ओके, so thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.